चलो बेटा पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल में देखिए बेटा, तो वायुमंडल क्या होता है, तो गैसों तथा धूल कणों का पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल क्या है बेटा, तो ये हम जान गए कि जो गैस पाई जाती हैं ये, और जो धूल होते हैं उन कणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। अब बेटा हम यहाँ से पढ़ते हैं वायुमंडल के कार्य। वायुमंडल के कार्य क्या है, वायुमंडल के कार्य। तो अगर कार्य में पढ़ें तो पहला कार्य क्या है, तो देखो पहला कार्य क्या है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। तो पहला कार्य क्या है, पृथ्वी पर बेटा जीवित माने जो प्राणी रह रहे हैं उनको जीवन देना बेटा क्या है, वायुमंडल का ही कार्य है। तो वायुमंडल का प्रथम कार्य की यदि बात करेंगे तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को जीवन देना। तो पहला कार्य हो जाता है। दूसरे कार्य की बात करें तो वायुमंडल के कारण ही वर्षा होती है। तो वायुमंडल के कारण वर्षा होती है। यदि वायुमंडल नहीं रहेगा तो बेटा वर्षा भी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ ग्रहों पर बेटा क्या होता है, वायुमंडल नहीं पाए जाते, वहां पर वर्षा नहीं होती। अब कहोगे सर जी वायुमंडल के कारण क्यों वर्षा होती है, तो बेटा देखो अगर वायुमंडल बनेगा कब, जब बेटा हमने बताया था जलवाष्प, वायुमंडल रहेगा तो जलवाष्प माने क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। और जलवाष्प जब उत्पन्न होंगे तो जलवाष्प के कारण बेटा क्या होगा, जलवाष्प का संघनन होगा। और जब संघनन होगा तो संघनन के कारण क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। और बादल बनेंगे तो बादल से बेटा क्या हो जाएगी, वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये कारण है बेटा, जब बेटा वायुमंडल पाया जाएगा तभी क्या होगी, वर्षा का ये चरण बेटा उत्पन्न होता है, माने वर्षा होती है। अब अगली बात करें वो इससे क्या होता है वायुमंडल, तो वायुमंडल से ही बेटा क्या होती है, हरित गैस पाई जाती है, माने ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो मिलेगा हरित गृह गैस, तो बेटा वायुमंडल के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर बेटा क्या होगा कि माने वायुमंडल नहीं होगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी नहीं उत्पन्न होगा। अब कहोगे सर जी ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसका यूज क्या रहता है। अगर मान लो बेटा ग्रीन हाउस प्रभाव माने यहाँ से जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है किसके कारण, ग्रीन गैसों के कारण। और ग्रीन गैस कौन सी होती हैं, गैसों के कारण, है ना बेटा। तो ग्रीन गैस कौन सी होती हैं, तो इसको भी जानते हैं ग्रीन गैस क्या होंगी। तो अब अगर मान लो ग्रीन गैसों को हटा दिया जाए वायुमंडल में से, या ग्रीन प्रभाव को हटा दिया जाए तो तापमान क्या होगा, ठीक है, तापमान पर क्या कुछ असर पड़ेगा, तापमान वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा तापमान में अगर ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए, तो बताएंगे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा कि अगर माने इनको निकाल दिया जाता है, हमने बात किया इसको क्या करा जाए, निकाल दिया जाए ग्रीन हाउस गैसों को, तो बेटा क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, कम। और जब तापमान बेटा कितना कम हो जाएगा, तो तापमान हो जाएगा -18 अंश सेल्सियस। ठीक है,
हमेशा क्या होगा, तापमान क्या रहेगा, कम ही रहेगा। माने जो प्रतिदिन बेटा क्या होता है, हर वर्ष हम देखेंगे तो मानसून में बेटा जो हमारी क्या होता है, गर्मी हर साल ज़्यादा होती है ना। इसका प्रभाव क्या हो रहा है, माने ठंडी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव ही। समझ में आ गया। अब जब ये ग्रीन हाउस प्रभाव बेटा जितना ही बढ़ता जाएगा, उतनी ही बेटा क्या होगी कि गर्मियां बढ़ती चली जाएंगी। बात समझ में आ गया। बहरहाल हम ग्रीन हाउस गैस को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर ही है, लेकिन इतना यहाँ से जान लेते हैं। तो ये बेटा क्या करेगा, टेम्परेचर हमारा क्या कर देगा, कम कर देगा। कितना कम हो जाएगा, -18 अंश सेल्सियस हो जाएगा, इसके कारण से, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से। अब बेटा ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही क्या हो रहा है कि हम पृथ्वी पर तापमान प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन, सॉरी बेटा, उसे क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबल, है ना बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हीमोग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा हीमोग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो तापमान का प्रतिदिन बढ़ना। बात समझ में आ गया। तो बेटा जैसे हर साल में वृद्धि हो रही है, तो उसी को हिंदी में क्या कहेंगे, तापन कहा जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इसे तापन का नाम दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि तापन क्या है और इसमें ये सारी चीजें। तो अब अगला कार्य देख लेते हैं। अगला कार्य क्या है, तो बेटा तापमान में औसत वृद्धि या तापमान में औसत कमी। तो कमी कब होगी, जब ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा कार्य क्या है वायुमंडल का, तो बेटा क्या है, तापमान में औसत वृद्धि या कमी। तापमान में औसत वृद्धि या कमी, ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें औसत वृद्धि करना या औसत कमी करना, बेटा ये भी किस पर निर्भर करेगा, माने वायुमंडल ही निर्भर करेगा। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो बेटा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा बेटा क्या कार्य है, जो इम्पोर्टेंट कार्य है वायुमंडल, तो बेटा पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना। तो ये बेटा क्या हो जाता है, पहुंचने से रोकना हो जाता है पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, बात समझ में आ गया कि ये रोकेगा। तो कहोगे सर जी ओजोन परत भी कार्य करती है, तो ओजोन परत और ये जो मंडल आते हैं वो वायुमंडल के अंतर्गत ही आएंगे। बात समझ में आ गया। तो ये वायुमंडल का कार्य है। ठीक है, दूसरा बेटा देखो वायुमंडल का कार्य क्या है, तो वायुमंडल में बेटा जो रेडियो तरंगे होती हैं, इनका प्रवर्तन बेटा वायुमंडल ही करता है, जिसके कारण हमारा दूर संचार चल पाता है। समझ में आ गया। जैसे मोबाइल फोन में नेटवर्क का आना, ये सब बेटा वायुमंडल के कारण ही होता है। अगर वायुमंडल इनको प्रवर्तित ना करे ना बेटा, तो नेटवर्क ही नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, रेडियो लिखेंगे बेटा, वायुमंडल रेडियो एक्टिव तरंगों को, ठीक है, एक्टिव तरंगों को या रेडियो तरंग लिख लें, तरंगों को परावर्तित करता है, जिसके कारण ठीक है, दूर संचार संभव होता है। मतलब इसका बेटा क्या हो जाएगा, दूर संचार जो प्रारंभ होता है वो बेटा किसके कारण होगा, इसी के कारण बेटा होगा। माने जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, इन तरंगों को बेटा क्या करना, परावर्तन करने के कारण ही ये स्वचालित होंगी, माने चलना प्रारंभ करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया सबको। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं इनके कार्यों के बारे में, कौन कौन से कार्य हैं। तो बेटा देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, सभी जीव को जीने के लिए बेटा क्या चाहिए, वायुमंडल चाहिए। और वायुमंडल के कारण ही बेटा क्या होगी, वर्षा भी होगी। बात समझ में आ गया। तो वायुमंडल के कारण ही क्या होगी बेटा, वर्षा भी प्रारंभ होती है। वर्षा कैसे होगा, तो मैंने बताया कि जल वाष्प उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण संघनन होगा। संघनन के कारण क्या बनेगा बेटा, बादल बनेगा। और बादल से ही बेटा क्या होती हैं, वर्षा प्रारंभ होती है। दूसरा बेटा क्या है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा।
है ना बेटा। तो वायुमंडल के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि वायुमंडल नहीं पाया जाएगा तो गैसें नहीं पाई जाएंगी, तो बेटा ग्रीन हाउस प्रभाव भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर बेटा कैसे ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में पूरा डिटेल में। अगर बेटा ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं रहेगा, गैसें नहीं रहेंगी, तो तापमान क्या होगा 18 अंश सेल्सियस हो जाएगा, माने ठंड ज्यादा होगी। तापमान में औसत वृद्धि एवं कमी बेटा किसके कारण होगा, वायुमंडल के कारण होगा। पराबैंगनी किरणों में बेटा क्या होती है, पृथ्वी तक पहुंचने में रोकने के लिए कौन संभव माने होती है, तो बेटा वायुमंडल ही होता है। वायुमंडल बेटा क्या करता है, रेडियो एक्टिव तरंगों को ही बेटा क्या करता है, परावर्तित करता है, जिसके कारण दूर संचार संभव होते हैं, माने टेलीविजन जो होता है इसके कारण। इतना नोट कर लें। चलो बेटा देखो, अब आगे कौन सा पढ़ते हैं टॉपिक, तो बेटा वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन। ठीक है, कार्य पढ़ लिया है ना, कार्य क्या है। अब संगठन के बारे में पढ़ते हैं, संगठन क्या है। तो संगठन जैसे मैंने शुरू में प्रारंभ में ही बता दिया कि वायुमंडल जो बना है ये किससे बना है, गैस, धूलकण और जलवाष्प के कारण। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं किसके कारण बना है बेटा, गैस, जलवाष्प, वाष्प, और बेटा किसके कारण, धूल कणों के कारण, धूल कण के कारण। यदि अब बात करें जो गैस है बेटा, गैस का 99% गैसें जो हैं ये क्या होती हैं, वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। ठीक है, जितनी भी गैसें हैं वायुमंडल में उन गैसों का 99% जो है ये 32 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और जलवाष्प की यदि बात करें तो जलवाष्प का बेटा 90% जलवाष्प बेटा कितने ऊंचाई तक, तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। बाकी हम इनके माने स्तर के हिसाब से पढ़ते चलेंगे, जब हम पढ़ेंगे माने क्षोभ मंडल ये सारी चीज मंडल में, तो भी वहां पर बात करेंगे कौन कौन सी गैसें हैं। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि माने कहाँ तक गैसें पाई जाती हैं, तो गैसें जो 99% हैं 32 किलोमीटर तक पाई जाएंगे ऊंचाई तक, और जो बेटा 90% जलवाष्प क्या पाए जाते हैं 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो अब हमने बात किया यहाँ पर संगठन की, तो अब हम संगठन में सबसे पहले कौन सा पढ़ लेते हैं, गैस, कि कौन कौन सी गैसें हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, कैसे मात्राएं इनकी कितनी है। तो गैसों में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगी बेटा नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो बेटा नाइट्रोजन गैस की बात करें तो बेटा ये क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, अब बात की जाए कि कितने परसेंट होती है, 78.1% होती है ये हमारी माने नाइट्रोजन गैस कि माने वायुमंडल में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन गैस ही होती है। ठीक है, बात करें अब दूसरे फैक्ट की बेटा, तो ये आग के प्रभाव को कम कर देती है। आग के प्रभाव की यदि बात करें तो बेटा जो आग लगती है वो उसको अगर बुझाने में सहायक कौन होती है, तो बेटा नाइट्रोजन गैस होती है। अन्यथा बेटा आग लगने के बाद में वो बेटा शांत ही ना हो, समझ में आ गया। तो ये नाइट्रोजन गैस का ज्यादा माने होने के मात्रा में ये धीरे धीरे क्या कर देती है, आग को शांत कर देती है। तो बेटा क्या करेंगे, तो आग को बुझाने में या आग के प्रभाव को कम करने में बेटा कौन सहायक होती है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का दूसरा यूज जो है, नाइट्रोजन गैस आग के प्रभाव को कम कर देती है। या हमने कहा कि बेटा बुझाने में कार्य अगर कहा जाए, बुझाने का कार्य कौन करती है, तो नाइट्रोजन गैस करती है, कम कर देती है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, या नाइट्रोजन गैस के द्वारा ही क्या बेटा जो होता है इन्वायरमेंटल में लगी हुई आग अपने आप धीरे धीरे बुझने लगती है। ठीक है, और यहाँ से बात करें तो बेटा नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है,
और बेटा सल्फर ऑक्साइड, इन दोनों को मिलाकर बेटा अम्लीय वर्षा होती है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड, और बेटा कौन सा? सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये बराबर बेटा क्या कराती हैं? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा कराती हैं। अब वो अगले फैक्ट की बात करें तो बेटा ये क्या करती हैं? वायुमंडल, है ना, वायुमंडल में जो दाब लगाया जाता है वायुमंडल के द्वारा, वो कौन सी गैसों के द्वारा लगाया जाता है? नाइट्रोजन के कारण ही। ठीक है, वायुमंडल, वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब, ठीक है, बनाती हैं, बनाती हैं। तो अगर बात किया जाए वायुमंडल दाब कौन सी बनाती है बेटा, तो नाइट्रोजन गैस ही बनाती है वायुमंडल प्रेशर को भी। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रेशर जो तुम्हारा होगा, तुम माने क्या होता है, इन्वायरमेंटल पे जो प्रेशर बनता है, ठीक है, तो वायुमंडल के द्वारा, तो बेटा किसके द्वारा बनेगा? नाइट्रोजन गैस के कारण ही बनेगा। यदि अगला अगला फैक्ट की बात करें, ये बेटा क्या करती हैं, तो मैंने बताया ना, आग को नियंत्रण करने का कार्य भी करेंगी, और अम्लीय वर्षा, ये चीजें तुम्हारी क्या है, इसके द्वारा होती हैं, माने कौन सी? नाइट्रोजन गैस के द्वारा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं नाइट्रोजन गैस बेटा क्या करेगी। माने वो सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी बेटा? नाइट्रोजन हो जाएगी। अब नाइट्रोजन हो जाती कितना है? 78.1%। ठीक है, एक माने एक दो ऐसे करके और भी होते हैं, लेकिन एक है। तो नाइट्रोजन गैस बेटा क्या करती है? आग के प्रभाव को नियंत्रित करती है, या बेटा उसे कम करती है। और नाइट्रोजन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर बेटा क्या बनाए? सल्फर ऑक्साइड बेटा मिलकर क्या बनाएंगे? अम्लीय वर्षा कराते हैं। और ये बेटा ये कहा जाए कि माने प्रेशर कौन बना के रखता है वायुमंडल में, तो कौन बना के रखता है? नाइट्रोजन गैस बना के रखती है। अगर अगली गैस की बारे में बात करें तो कौन सी? ऑक्सीजन। ठीक है, अगली गैस जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की यदि बात करें कि इन्वायरमेंटल में, तो ये इन्वायरमेंटल में पाई जाने वाली बेटा दूसरी गैस है। ठीक है, मैंने मात्रा के हिसाब से दूसरी गैस हो जाती है। अगर इसकी मैंने प्रतिशतता बात करें 20.946% है। ठीक है, 946% है। अगर इसकी बात करें तो क्या होता है बेटा इससे, तो अब ये श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया को संपन्न करने वाली प्रथम गैस होती है, संपन्न करने वाली वायुमंडल में प्रथम गैस, वायुमंडल में प्रथम गैस। याद रखेंगे बेटा, देखो ध्यान से इसको फिर से समझ लेते हैं बेटा। अगर सबसे अधिक मात्रा में पूछा तो कौन सी है, तो कौन सी हो जाए बेटा? नाइट्रोजन। लेकिन अगर कहा जाए श्वसन प्रक्रिया में बेटा संपन्न करने वाली प्रथम गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन नहीं लगाना है इन्वायरमेंटल में, तब कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेटा ऑक्सीजन द्वारा ही होता है, श्वसन होता है, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं जीव जंतुओं में हो जाए, और चाहे बेटा क्या हो जाए, माने मनुष्यों में हो जाए, तो इस सब में होगा। अब अगला अगर फैक्ट देखें तो आग लगाने वाली गैस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन। इसके कारण बेटा आग लगती है। यदि ऑक्सीजन की कमी होगी तो बेटा आग नहीं लगेगी। ठीक है, अगर इसको देखना चाहते हो तो घर में कोई मोमबत्ती या दीपक कोई भी जल रहा हो, उसके ऊपर बेटा एक गिलास रख दें, तो देखो थोड़ा देर बाद वो क्या होगी? मोमबत्ती बुझ जाएगी। जब तक कि गिलास के अंदर ऑक्सीजन है तब तक तो जलेगी, और जैसे गिलास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वो क्या होगी? अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये कारण किसके कारण हो जाता है बेटा? इसी के कारण हो जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के और भी प्रभाव देखने चाहते हो तो बेटा उसमें क्या होगा? एक भीगा कपड़ा रख ले, उस पे ऊपर बेटा मोमबत्ती रख के गिलास रखेंगे, तो जब तक वो उस जलवाष्प से ऑक्सीजन कन्वर्ट होती रहेगी तब तक बेटा वो कुछ देर तक जलेगा, और जब बंद हो जाएगी ऑक्सीजन फिर बुझ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? तो ये बेटा आग को जलाने वाली, ठीक है, आग जलाने वाली गैस है। इसे क्या कहा जाता है कि अगर कहा जाए किसके कारण आग जलती है, आग जलाने वाली
जलाने वाली गैस। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि आग सबसे ज्यादा किसके कारण लगेगी, तो ऑक्सीजन के कारण ही लगती है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा इतना। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य गैस है। इसके बाद बेटा हम लिख लेते हैं कौन सी, आर्गन गैस लिख लेते हैं, आर्गन गैस। आर्गन गैस, ठीक है, आर्गन गैस। तो अब ये बेटा देखें, एक अक्रिय गैस है, जिसे निष्क्रिय गैस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की निष्क्रिय गैस है। अब इसका परसेंटेज अगर पूछें तो परसेंटेज कितना होता है, 0.934% होता है। ठीक है, अब ये बेटा कैसी है, एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है। तो अब यहाँ पर आर्गन का, तो आर्गन का विशेष यूज यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो वहां से पढ़ेंगे। अब अगला बेटा कौन सा आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, कार्बन डाई। हाँ, यहाँ से एक चीज और पढ़ सकते हैं, जो माने ये ओजोन परत के साथ पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर रहने दें आर्गन की। अब बेटा हम कौन सा पढ़ेंगे, अगली गैस जो आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। अब बेटा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने बताया ना, इन्वायरमेंटल में हमने 2-3 चीजें देखी, सबसे अधिक मात्रा और बेटा क्या होगा, श्वसन क्रिया में प्रथम। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसलिए बेटा क्वेश्चन पूछ लेता है, भारी पूछा तब भी नाइट्रोजन लगा देते हो, है ना, अधिक पूछा तब भी नाइट्रोजन लगा देंगे, प्रथम गैस पूछा तब भी हम क्या लगा देते हैं, नाइट्रोजन। बेटा इसमें गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इन्वायरमेंटल में सबसे भारी गैस कौन, सॉरी बेटा, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी होगी, तो यही हो जाएगी सबसे भारी गैस। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस है। यदि बात करें तो इसे बेटा क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन गैस भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, हाउस गैस। तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस माने गैस के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें कि पौधों में, ठीक है, पौधों में बेटा जो माने भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसके कारण होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होती है। ठीक है, तो एक माने पौधों में बेटा अगर कहा जाए श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होगी, तो बताओ कौन सी होगी, पौधों में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, क्योंकि बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और किसको बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। क्लियर है, तो इनको समझेंगे। अब बेटा कहोगे कि गुरुजी ग्रीन हाउस प्रभाव में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो इसको भी हम बता देते हैं कि किस तरह से निभाएंगी। बेटा देखो ध्यान से समझ लेते हैं कि जैसे ये पृथ्वी हो जाती है, तो पृथ्वी के चारों तरफ बेटा क्या पाई जाएंगी, भारी गैसें। देखो यहां से इस तरह से क्या होंगी, इसके चारों तरफ भारी गैसें पाई जाएंगी। इस तरह से भारी गैसों का एक आवरण पाया जाएगा, और जब भारी गैसों का आवरण पाया जाएगा तो यहाँ पर होगा सूर्य, सन। तो अब बेटा यहाँ जब सूर्य होगा तो सूर्य से बेटा क्या निकलेंगी, सौर विकिरण। क्या निकलेंगी, यहाँ से सौर विकिरण निकलती हैं। और सौर विकिरण बेटा ये क्या होंगी, जो भारी गैसें हैं इसका वेग अधिक होता है, इसको बेधते हुए बेटा कहाँ तक पहुंच जाएंगी, पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी। और पृथ्वी क्या करेगा, तो पृथ्वी जो बेटा क्या होगा, अधिक गर्म होती है, तो पृथ्वी क्या करेगी, इन्हीं विकिरणों को बेटा परावर्तित करेगी, मतलब क्या करेगी, लौटाने का कार्य कर देती है। ठीक है, अब जब लौटाने का कार्य करेंगी तो ये गैसें क्या होती हैं, भारी होती हैं। भारी होने के कारण बेटा पृथ्वी से जो माने वो एनर्जी है उसको बाहर नहीं जाने दे रही, जो विकिरण इसके माने परावर्तित कर रही किरणों को, उसको बाहर कौन सी गैसें नहीं जाने दे रही, ये भारी गैसें माने कौन सी, CO2 है ना,
SO2, तो ये सारी गैसें बेटा क्या होती हैं, इनको बाहर नहीं जाने देती। और जब बाहर नहीं जाने देंगी तो ये बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? अब तापमान क्या होगा, बढ़ेगा ना बेटा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इधर से सौर विकिरण भी आ रहा है और इधर पृथ्वी से जो परावर्तन होकर बाहर चले जाना चाहिए था वो भी नहीं जा पा रहा है, यहीं पर रुक जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। और इसी तापमान में वृद्धि को ही बेटा क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसमें ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका के साथ होती है, इसीलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस माने गैस कहा जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।